नमस्कार। यूपी पीसीएस ऑनर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के पेपर 5 के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड एक पेपर है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले यूपी के बारे में कुछ बातें हमें जाननी जरूरी है। उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में एक स्टेट है, जिसकी जो आबादी है वो 241 मिलियन है। और ये इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है। और अगर हम बात करें, अगर यूपी एक देश होता, स्टेट ना होकर एक देश होता, तो दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा आबादी वाला एक देश होता, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 16.5% पॉपुलेशन यूपी में रहती है। 1950 यानी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था और उसके पहले उसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ये इंडिया की चौथी लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। इसकी जो इकोनॉमी है वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि इंडिया की स्टेट्स में तीसरा नंबर इसका आता है इकोनॉमी वाइज। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 बार प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार 1968 में लगाया गया था, अलग अलग कारणों की वजह से, और टोटल 1700 दिनों तक उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा है। जो यूपी है वो 80 सीट्स कंट्रीब्यूट करती है लोकसभा में और 31 सीट्स कंट्रीब्यूट करती है राज्यसभा में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्टेट कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और जो प्रयागराज है वो उसकी जुडिशियल कैपिटल है। इसको 18 मंडलों या डिवीजन में डिवाइड करके रखा गया है। 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया और जिसे बाद में बदल कर उत्तराखंड कर दिया गया। गंगा और यमुना यहाँ की दो इम्पोर्टेंट मेजर रिवर्स हैं, जो प्रयागराज में संगम में मिलती हैं, और हिंदुओं का ये एक धार्मिक स्थल है। इसके अलावा गोमती और सरयू भी यहाँ की प्रमुख नदियों में आती हैं। अगर उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों की बात करें तो इसके वेस्ट में राजस्थान है, नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। साथ ही साथ ये उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल में, नेपाल से उत्तर की तरफ। इसके ईस्ट में बिहार है, साउथ में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। GS5 का जो पहला यूनिट है वो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश के कल्चर से रिलेटेड है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को देखें तो ये इंडिया की वो स्टेट है जिसकी हिस्ट्री हजारों सालों पुरानी है, और यहाँ पर 85,000 से 73,000 साल पहले के मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन इतिहास को लिपि के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जैसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि वो काल जब कोई लिपि थी ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि वो काल जब लिपि तो थी पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसमें हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता का काल आता है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल की लिपि को पढ़ा जा सका है, और जिस काल की लिपि या जिस काल का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल को भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल मतलब पैलोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मतलब मेजोलिथिक पीरियड, और नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। अब प्रागैतिहासिक काल को जब इन 3 भागों में बांटा गया तो उसके बाद 1870 में एडवर्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल में मानव जंगलों में, नदियों के किनारे और गुफाओं में रहा करता था, पत्थर के औजार और हथियार प्रयोग करता था, और इस काल का मानव बेसिकली हंटर और गैदरर था। उत्तर प्रदेश में इस काल के तीनों चरणों के स्थल मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मानव के खुद के इतिहास जितना ही पुराना है। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक इतिहास को देखें तो हम निम्न पुरा पाषाण काल से शुरुआत करते हैं, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज से शुरुआत करते हैं। इस काल के जो औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर के बहुत अधिक प्रयोग की वजह से निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में इस पीरियड के ह्यूमंस के जो एविडेंसेस हैं वो कई जगहों से मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है।
बेलन घाटी की अगर बात करें तो बेलन घाटी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो सोनभद्र के पास से ओरिजिनेट होती है और मिर्जापुर से होते हुए प्रयागराज के टोंकी गांव के पास गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है टोंस, जिसे हम तमसा के नाम से भी जानते हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती है। इस नदी की घाटी को ही, इस नदी की वैली को ही बेलन नदी घाटी कहा जाता है। बेलन नदी घाटी का एक्सकेवेशन जी आर शर्मा ने किया था। इस एरिया से पाषाण काल यानी कि पैलेलिथिक एज के तीनों स्टेजेस के हमको एविडेंसेस और तीनों स्टेजेस के हमको साक्ष्य और अवशेष मिलते हैं। बेलन नदी घाटी से लोअर पैलेलिथिक एज की 44 साइट्स अभी तक खोजी जा चुकी हैं। इस जगह से क्वार्जेट के औजार और लोअर पैलेलिथिक एज के गाय, बैल, भैंस, हाथी आदि के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म हमको मिले। अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडल पैलेलिथिक एज की बात करें तो इस काल में परतदार ब्लेड या फलक पर बने औजारों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए एचडी सांकलिया ने इस पीरियड को ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति कहा है। ब्लेड कल्चर के अलावा इस पीरियड को स्क्रेपर पॉइंट कल्चर और मस्तूरियन कल्चर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कालपी से इस काल के प्राचीन अवशेष मिले। यहाँ से हाथी, घोड़े और गाय की हड्डियों के अवशेष के साथ ही यहाँ से पत्थर के और हड्डियों के मिडल पैलेलिथिक एज के हथियार, उपकरण, औजार एक साथ पाए गए। कालपी से ये जो हमको एविडेंसेस मिले हैं, ये जो अवशेष मिले हैं, ये लगभग 45,000 साल पुराने। कालपी के अलावा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, चकिया और सिंगरौली से भी मिडल पैलेलिथिक एज के हमको एविडेंसेस मिले। बेलन घाटी से ही में एक नई खोज हुई जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आग के प्रयोग का सबसे पुराना प्रमाण मिला है जो मिडल पैलेलिथिक एज से रिलेटेड। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में आग का सबसे पुराना जो एविडेंस है आग के यूज का, वो हमें केन्या से मिला है। और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से मिला है? बेलन घाटी से मिला है। अब बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण यानी कि अपर पैलेलिथिक एज की। इस पीरियड के जो औजार होते थे वो तेज धार वाले होते थे, इस कारण इस कल्चर को उच्च पुरापाषाण काल यानी कि अपर पैलेलिथिक कल्चर को ब्लेड ब्यूरिन कल्चर कहा जाता है। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अपर पैलेलिथिक पीरियड के या इस कल्चर की जो लास्ट स्टेज है उसको मेगडेलियन संस्कृति या मेगडेलियन कल्चर का नाम भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के मिर्जापुर से भारत में सबसे पहले अपर पैलेलिथिक एज के एविडेंसेस मिलने शुरू हुए। बेलन घाटी में ही एक जगह है जिसका नाम है लोहंडा नाला। यहाँ से दुनिया की सबसे पुरानी हड्डी की बनी हुई मदर मदर गॉडेस या मातृ देवी की मूर्ति मिली। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्री हिस्टोरिक साइट है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज तक के एविडेंसेस हमको मिले हैं। इसलिए एचडी सांकलिया ने इस जगह को, बेलन घाटी को, प्री हिस्टोरिक पीरियड की टेक्स्ट बुक कहा है और डीपी अग्रवाल ने इसे सोने की खान कहा है। किसे कहा है? बेलन घाटी को कहा है। अब मध्य पाषाण काल यानी कि मेजोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। पुरा पाषाण काल के खत्म होने के साथ ही धरती पर प्लीस्टोसीन एरा भी खत्म हो गया। प्लीस्टोसीन एरा वो एरा था जब धरती बहुत ठंडी थी, इसको ग्लेशियल एज या हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही पुरा पाषाण काल खत्म होता है तो प्लीस्टोसीन एरा भी अपने अंत पर आ जाता है और एक नए होलोसीन एरा की शुरुआत होती है। होलोसीन एरा की शुरुआत के साथ ही साथ मिजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल भी शुरू हो जाता है। प्लीस्टोसीन एज में जैसे जलवायु ठंडी थी, वहीं होलोसीन युग में, होलोसीन एज में जलवायु गर्म हो गई और मानव जीवन के अनुकूल हो गई। अब इस पीरियड में मानवों ने, ह्यूमंस ने पशुओं को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, घरों का निर्माण शुरू हो गया जिसके प्रमाण हमको उत्तर प्रदेश के ही सराय नाहर राय से मिलते हैं। इस काल में उपकरणों में भी परिवर्तन आया। जो औजार इंसान यूज करता था, ह्यूमंस यूज करते थे, उसमें भी चेंजेस आए। ह्यूमंस ने, मानवों ने बहुत छोटे आकार के उपकरण प्रयोग करने शुरू कर दिए। ये जो उपकरण होते थे इनका आकार 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के आसपास रहता था और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर। तो बहुत छोटे पत्थरों के औजार यहाँ पर थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इसके साथ ही इस काल के मानव ने बर्तन बनाना और उनका उपयोग शुरू कर दिया। ये बर्तन मिट्टी के बने होते थे और इन्हें हाथ से बनाया जाता था। दुनिया की इस पहली हैंडमेड पॉटरी यानी कि हस्त निर्मित मृदभांड का एविडेंस हमें अपने उत्तर प्रदेश के ही चोपनी मांडो से मिलता है।
प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा और इलाहाबाद से लगभग 77 किलोमीटर दूर चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज केसी ओझा ने की। ये जो साइट है सराय नाहर राय की, एक सूख चुकी ऑक्सबो लेक या गोकुल झील के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें मेसोलिथिक एज के सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी कि माइक्रोलिथ मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 14 कब्रें यानी कि 14 शवादान भी मिले हैं, जिनमें से 9 पुरुषों की कब्रें हैं, 4 महिलाओं की कब्रें हैं और एक बच्चे की कब्र मिली है। यहाँ पर एक ऐसा कंकाल भी मिला है इन कब्रों में से जिसके सीने में एक तीर धंसा हुआ है, और एक कब्र ऐसी भी मिली है जिसमें 4 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। महदहा भी प्रतापगढ़ जिले में है और सराय नाहर राय की तरह महदहा भी एक गोकुल झील यानी कि ऑक्सबो लेक के किनारे बसा हुआ था। यहाँ से हमें बूचड़ खाने यानी कि स्लॉटर हाउस और गड्ढों में बने हुए चूल्हों के साक्ष्य मिले, गल्प चूल्हों के साक्ष्य मिले। मदाहा से ही सिलवट्टे और अनाज पीसने की चक्की के एविडेंसेस मिले हैं। इस साइट से हमें 28 कब्रें मिली हैं, जिनमें से 2 कब्रों में एक महिला और एक पुरुष को साथ में दफनाया गया है, यानी कि 28 कब्रों से 30 कंकाल हमें यहाँ पर मिले। दमदमा भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी और सींग के बने औजार मिले हैं, अंगीठी मिली है, जले हुए जंगली अनाज और आग से पकाई गई फर्श के एविडेंसेस भी हमको दमदमा से मिले। इसके अलावा दमदमा से 41 कब्रें या शवाधान भी मिले हैं, जिनमें से 5 कब्रों में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। एक कब्र में 3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। इन तीनों ही जगहों से मिली कब्रों में लोगों को लिटाकर दफनाया गया है। कब्रों से मिलने वाले सामान के आधार पर यह माना गया है कि यहाँ पर सामाजिक विभाजन या सोशल डिवीजन की शुरुआत हो चुकी थी। दमदमा में वैसे तो सभी कब्रें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में बनी हुई हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी भी दमदमा से हमें मिली है जिसमें पुरुष का सिर उत्तर की तरफ है और महिला का सिर दक्षिण की तरफ है। चोपनी मांडो अगला स्थल है जो मेसोलिथिक कल्चर का है और उत्तर प्रदेश में है। ये स्थल बेलन नदी घाटी में प्रयागराज से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी जो खोज है वो बीबी मिश्रा ने की थी और इसका जो एक्सकेवेशन है वो जीडी शर्मा ने किया था। प्रयागराज के चोपनी मांडो से हमको ह्यूमन जो रिहाइशें हैं, मानव बस्तियां हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गोल और अंडाकार झोपड़ियों और बांस और मिट्टी की बनी कोठरियों के साक्ष्य मिले। झोपड़ियों के बाहर से अंगीठियों के एविडेंस भी पाए गए। मध्य पाषाण काल से हमको शैल चित्र भी मिलने शुरू हो जाते हैं और दुनिया का जो पहला शैल चित्र है वो उत्तर प्रदेश में ही खोजा गया था 1867-68। इसकी खोज एसीएस कार्लाइल और जे कॉकबर्न ने मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में से सोहारी घाट से की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के लेखनिया से भी हमको इस पीरियड के जो केव पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं या शैल चित्र हैं वो मिले। नियोलिथिक एज में आग की खोज की जा चुकी थी और कृषि की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा मानव ने ह्यूमंस ने रहने के लिए स्थायी बस्तियों या गांवों का विकास कर दिया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मकान या घर या झोपड़ियों का जो निर्माण है वो तो मेसोलिथिक एज से शुरू हो गया था, लेकिन बस्तियां बसनी नहीं शुरू हुई थी। जो बस्तियां या गांव बसने शुरू हुए वो कब से शुरू हुए हैं? वो नवपाषाण काल से बसने शुरू हुए, क्योंकि यहाँ से मानव ने अपना निवास स्थायी करना शुरू कर लिया, क्योंकि अब उसने खेती की शुरुआत भी कर दी थी। ये जो शब्द है नवपाषाण काल या न्यूलिथिक, इस शब्द का सबसे पहला उपयोग जो किया था वो जॉन लुबॉक ने किया था अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। इस पीरियड में क्योंकि मैंने कहा कि खेती की शुरुआत हो चुकी थी, तो मानव जो था वो हंटर और गैदरर से फार्मर के रोल में आ गया था। उसने खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया था और एक जगह पर रहना भी उसने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, इसलिए इस पीरियड को नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मानव अब कृषि करके अन्न उपजाने लगा था, इसलिए इसे अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। नियोलिथिक कल्चर को अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बताया अभी, क्योंकि अब वो खेती करके खुद अन्न उपजाने लगा। इस काल के जो पत्थर के उपकरण थे वो अब और ज्यादा बेहतर हो गए थे, उन पर पॉलिश की जाने लगी थी और वो चमकीले हो गए।
भारत में जो पहली नव पाषाण यानी कि जो नियोलिथिक साइट है वो 1860 में 1860 में लेमन सूरियर ने खोजी थी। और ये साइट उन्होंने प्रयागराज में टोंस, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है, उसकी घाटी से नियोलिथिक एज के जो पॉलिश्ड पत्थर के उपकरण है, औजार है, उनको ढूंढकर की। इसके बाद बुंदेलखंड से थियोबोल्ट ने भी नियोलिथिक एज की कुल्हाड़ी की खोज की थी। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट जो यूपी से रिलेटेड है उनको देखते हैं। पहला है हमारा कोलडीवा। कोलडीवा बेलन नदी घाटी में प्रयागराज में स्थित स्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल में धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो 6500 बीसी के। वैसे लहुरा देव से भी चावल के साक्ष्य हमको मिले हैं, जो 9000 वर्ष पुराने। तो ये लहुरा देव वाली खोज नई है और इसको भी मान्यता मिलनी शुरू हो गई है। तो अभी तक ये माना जाता था कि धान के सबसे पुराने जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं हमको कोल्डिहवा से, लेकिन अब ये माना जाने लगा है कि धान के सबसे पुराने एविडेंसेस, चावल के सबसे पुराने एविडेंसेस लहुरा देव से मिले हैं। जाहिर सी बात है, 9000 बीसी के हैं वो, तो ये कोल्डिवा से पुराने हैं। कोल्डिवा से हमें 3 प्रकार के हैंडमेड पॉटरी मिली है, हस्त निर्मित भांड मिले हैं, सादे, रंगीन और लाल काले गदभांड। 3 प्रकार के सादे मिले हैं, रंगीन मिले हैं और लाल काले यानी कि रेड ब्लैक पॉटरी मिली है। अगला जो साइट इस पीरियड का है यूपी में वो है लहुरा देव। ये बेसिकली संत कबीर नगर या बस्ती में स्थित है। यहाँ से हस्त निर्मित, हैंडमेड और चाक दोनों से ही बने हमको मृदभांड मिले हैं। इसके अलावा लहुरा देव से हमको चावल के एविडेंसेस मिले हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। महागढ़ा एक और नियोलिथिक एज का साइट है यूपी में, और ये भी बेलन नदी घाटी में स्थित है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये इलाहाबाद की मेजा तहसील पड़ती है, वहां पर ये महागढ़ा है। यहाँ से हमें जानवरों का बाड़ा यानी कि पशु बाड़ा, जहाँ पर गाय वगैरह बांधी जाती रही होंगी, उसके अवशेष मिले हैं, तो इसे गौशाला के अवशेष भी कहा जा सकता है। इसके अलावा महागढ़ा से हमको 20 झोपड़ियों के अवशेष भी मिले हैं, जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है, नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। इसके अलावा बेलन घाटी में ही चोपनी मांडो और गोरखपुर जिले के सुहगौरा और नरहन से भी हमको नियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले। अब इस पार्ट से सवाल कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप उनको लिखने की प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पाषाण कालीन संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन करिए, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टोन एज कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल है उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेजर प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और तीसरा सवाल है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है। वाइस बेलन वैली ऑफ उत्तर प्रदेश कॉल्ड द टेक्स्ट बुक ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कंसेप्ट समझिए और उन्हें कागज पर अप्लाई करिए। भारत में जो ब्रॉन्ज एज है यानी कि जो कांस्य युग है, उससे संबंधित एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ है जिसकी अपनी लिपि तो थी, और उस लिपि में, उस स्क्रिप्ट में हमको प्रचुर मात्रा में अभिलेख भी मिले हैं, मोहरें भी मिली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि हम जानते हैं, एक शहरी यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसकी जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था थी वो ट्रेडिंग, व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों किए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो मुख्यतः सिंधु यानी कि इंडस रिवर और घग्गर हक्कारा नदियों के दोआब के क्षेत्र में हुआ था। इस सभ्यता से रिलेटेड जितने भी साइट्स अभी खोजे गए हैं, उनमें से 80% जो स्थल हैं, 80% जो साइट्स हैं, वो इन्हीं दोनों नदियों या उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के तट पर ही बसे हुए थे। ये सिविलाइजेशंस अपनी टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन, अपनी मोहरों यानी कि सील्स और मूर्तियों के लिए जानी जाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पर थी, अपने डेवलपमेंट के चरम पर थी, तब ये लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, जो आज के भारत के एरिया के 1/3 है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और कितने बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो इस सिविलाइजेशन के जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में है, लेकिन इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्वी विस्तार है, वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक
मिलता है। अब इसलिए इस जो सिविलाइजेशन है इसके कुछ साइट्स हमको उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, क्योंकि GS 5 और GS 6 यूपी से रिलेटेड है, तो हम अपना जो भी स्टडी है, जो भी बातें हैं, वो यूपी तक सीमित रखेंगे। तो हम केवल उन्हीं साइट्स की यहाँ पर बात करेंगे, उन्हीं एविडेंसेस की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में मिली हैं। उत्तर प्रदेश में इंडस वैली से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें से एक है मेरठ में। मेरठ में आलमगीरपुर है, ऐसे ही सहारनपुर में हुलास और बड़गांव है, मुजफ्फरनगर में मांडी है, बुलंदशहर में मानपुरा है, बागपत में सोनौली और बिजनौर में चांदीपुर। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी हिंडन के तट पर मेरठ में स्थित है। इस साइट की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बेसिकली अगर बात करें तो जो आलमगीरपुर है ये इंडस वैली की, या अगर बोले तो बेसिकली लेटर हड़प्पन या उत्तर हड़प्पा साइट है। आलमगीरपुर में जब एक टीले की खुदाई करेगी तो वहां से सूती कपड़े के एविडेंसेस मिले, मनके के एविडेंसेस मिले यानी कि बीड्स मिली। इसके अलावा मोर, त्रिभुज और गिलहरी के चित्र वाली पॉटरी यानी कि मृदभांड भी हमको यहाँ से मिली है। यहाँ पर हमको ईंट से बने मकानों के एविडेंस भी मिले हैं, जिनमें इस्तेमाल की गई जो ईंटें हैं उनका जो डायमेंशन है, उनका जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का है। यानी कि ईंटों का आकार 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के आकार का है। आलमगीरपुर के बाद अगर हम बात करें तो हुलास और बड़गांव जो बेसिकली सहारनपुर में है, वो दो साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं जो यूपी में है। ये दोनों अगर हम बात करें तो हुलास और बड़गांव सहारनपुर में है। हुलास से हमको गेहूं की खेती के एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा सिंधु जो सभ्यता है उसकी जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट का हमको एक ठप्पा यानी कि स्टैंप भी मिला है हुलास से। हुलास से मिट्टी के मनके, बीड्स, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी, इसके अलावा ठोस ईंट और गारे से बने मकानों के एविडेंसेस भी मिले हैं। सहारनपुर के ही बड़गांव से भी हमको बीड्स यानी कि मनके मिले हैं, मृदभांड मिली है और कुछ और बर्तन भी सहारनपुर के बड़गांव से हमको मिले हैं। अगला हमारे पास और यूपी का जो साइट है वो है मुजफ्फरनगर की मांडी। मुजफ्फरनगर में जो मांडी है वहां से हमको बड़ी संख्या में सोने के सिक्के मिले हैं। और इतने सोने के सिक्के मिलने से और कुछ और एविडेंसेस के आधार पर जो इतिहासकार हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो मांडी है मुजफ्फरनगर का, ये सिंधु सभ्यता का टकसाल था। यहाँ पर इन सिक्कों को मिंट किया जाता था, इसलिए ये एक बात यहाँ पर आई कि ये मिंट हाउस रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है मांडी के बारे में कि यहाँ पर टकसाल मानी जाती है सिंधु सभ्यता की। एक नई खोज अभी हुई है सनौली की। सुनौली बेसिकली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और यहाँ से हमको एक कब्रगाह यानी कि सिमेट्री मिली है, जिसे हड़प्पा सभ्यता की अंतिम ज्ञात कब्रगाह माना जाता है। सुनौली का जो पहला एक्सकेवेशन था वो 2005-2006 में किया गया था और ये एक्सकेवेशन डीवी वर्मा ने किया था। 2019 में इसका तीसरी बार एक्सकेवेशन किया गया, जो SK मंजुल की लीडरशिप में किया गया था। और यहाँ से हमें कुल 116 कब्रें मिली हैं। और इतनी बड़ी संख्या में कब्रें मिलने के बाद इसे विश्व का सबसे विशाल प्राचीन कब्रगाह माना जाने लगा है ना। सिमेट्री कब्रगाह मतलब सिमेट्री माना जाने लगा है। यहाँ से कुछ महाभारत का जो एज है, महाभारत काल जो है, उससे संबंधित वस्तुएं भी मिली हैं। जैसे सुनौली से मिली एक कब्र में एक शाही योद्धा के ताबूत मिले हैं, दो ताबूत बेसिकली मिले हैं। इसके अलावा तांबे के दो रथ मिले हैं, लकड़ी के एक धनुष का हमको एविडेंस मिला है, तलवार मिली है, घोड़े के कंकाल, इसके अलावा ढाल और कवच जैसी और भी कई सारी चीजें मिली हैं जो एक योद्धा संस्कृति की तरफ इशारा करती हैं, सोनौली से जो मिला है थर्ड एक्सकेवेशन में। इसके अलावा बुलंदशहर के मानपुरा से भी हमको मन के, चूड़िया और खिलौने मिले हैं और बिजनौर के चांदीपुरा से भी हमको हड़प्पा जो काल है उससे संबंधित तांबे के बर्तन मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा इसके पैरेलल में एक और कल्चर डेवलप हो रहा था जिसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर। इतिहास को अगर देखेंगे तो इंडिया में जो ब्रॉन्ज एज कल्चर था यानी कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और जो चाल्कोलिथिक कल्चर था यानी कि ताम्र पाषाण कालीन कल्चर था, ये दोनों पैरेलल में चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे।
जैसे अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। और ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा होता है उसको बनाने में कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो कांसा है, जो कांस्य है, वो तांबे और टिन की एक मिश्र धातु है, यानी कि अलॉय है। और ये प्रमाण हमको मिले हैं, पक्के एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस कांसे को बनाने के लिए जो तांबा लेके आते थे, वो अपने पड़ोस के राजस्थान के इलाके में डेवलप होने वाली गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के लोगों से प्राप्त करते थे। ये जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है, ये बेसिकली ये चालकोलिथिक कल्चर है। और गणेश्वर जोधपुरा जो कल्चर, ये हड़प्पा सभ्यता का कंटेम्पररी था, समकालीन था। और हम जानते हैं, जैसा मैंने बताया, कि ये कांस्य सभ्यता ना होकर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। तो इससे ये साबित होता है कि एक तरफ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, और उसी के पैरेलल में हमारी एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बहुत दूर नहीं, कुछ दूरी पर ही चल रही थी, डेवलप हो रही थी या डेवलप हो चुकी थी, जिसको हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, उसके पैरेलल ही ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि चालकोलिथिक कल्चर भी डेवलप था। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में अलग अलग जगहों पर जो चालकोलिथिक कल्चर है, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, वो डेवलप हुई है। जैसे राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा है, इसके अलावा आहड़ भी है, और मालवा के इलाके में मालवा संस्कृति डेवलप हुई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी एक चालकोलिथिक कल्चर डेवलप हो, जिसको हम आज जोरवे कल्चर यानी कि जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, जहाँ की साइट्स इनाम गांव वगैरह फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस चालकोलिथिक कल्चर की कुछ तांबे की हमको ह्यूमन फिगरिन्स यानी कि मानवाकृतियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक जगह है मदनपुर, वहां से इस पीरियड की चालकोलिथिक कल्चर के एरा की 31 ह्यूमन फिगरिंस यानी कि मानवाकृतियां पाई गई हैं। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि मुरादाबाद के इस मदनपुर में इन तांबे की ह्यूमन फिगरिंस को बनाने की जगह रही होगी, इनका निर्माण केंद्र रहा होगा, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर रही होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मदनपुर का जो संबंध है वो किससे स्टैब्लिश हो रहा है? चालकोलिथिक कल्चर से स्टैब्लिश हो रहा है। तो चालकोलिथिक कल्चर का संबंध भी उत्तर प्रदेश की एक साइट से है, जो कि मुरादाबाद में मदनपुर में है। इसके अलावा अब हमको इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम आयरन एज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आयरन एज की शुरुआत वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से होती है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। आयरन एज का मतलब है जब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया। माना जाता है कि लोहे का जो सबसे पहला यूज है, सबसे पहला प्रयोग है, वो एशिया माइनर के इलाके से शुरू हुआ। एशिया माइनर वही इलाका है जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक ट्राइब रहती थी, एक जनजाति रहती थी, जिसका नाम था हित्ती। तो यहाँ पर हित्ती नाम की इस जाति के लोगों ने 1300 बीसी के आसपास लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसी को लोहे का दुनिया का पहला इस्तेमाल माना जाता है। वैसे तो सारी दुनिया में लोहे के प्रयोग यानी कि जो यूज है, उसकी शुरुआत कॉपर एज यानी कि ताम्र युग के बाद हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर एज के बाद कौन सा एज शुरू हुआ? आयरन एज शुरू हुआ। लेकिन भारत में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, अलग अलग स्कॉलर्स की राय अलग अलग है। और इस जो डिफरेंस है ओपिनियंस में, इसका कारण भी है। अगर हम इंडिया में ही देखें तो नॉर्थ और साउथ में आयरन एज की शुरुआत का समय अलग अलग मिलता है। जैसे उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कॉपर एज के बाद आयरन एज शुरू होती है, और हमको इसके एविडेंसेस मिले हैं कि नॉर्थ इंडिया में पहले कॉपर एज आई, और कॉपर एज के बाद आयरन एज की शुरुआत हुई, यानी कि आयरन का इस्तेमाल कॉपर एज के बाद शुरू हुआ, खासतौर से लेटर वैदिक पीरियड में। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में ये प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बाद ही आयरन एज शुरू हो जाती है। यानी कि पाषाण काल के बाद ही लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक हमको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो कॉपर एज के बाद आयरन एज की शुरुआत होती है, और साउथ इंडिया की बात करें तो आयरन एज जो है वो स्टोन एज के बाद ही शुरू हो जाता है, और कॉपर एज बीच में वहां पर नहीं है। भारत में वैसे तो बहुत सी चालकोलिथिक साइट्स से भी लोहे के अवशेष हमको मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड में भी लोहे का जो इस्तेमाल है थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में, आयरन यानी कि लोहे के प्रयोग की शुरुआत पीजीडब्ल्यू सिविलाइजेशन यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर सिविलाइजेशन से हुई।
पेंटेड ग्रे वेल सिविलाइजेशन को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहा जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड के लोगों ने ही भारत में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो लोग लोहे को बेसिकली कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने लोहे के इस्तेमाल के आधार पर, आयरन एज की शुरुआत के आधार पर और इस कंटेक्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, अलग अलग जोन्स में बांटा है। जैसे प्रकाश और त्रिपाठी ने इसे 5 जोनों में बांटा है। प्रकाश और त्रिपाठी ने जोन 1 में नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रखा है, पाकिस्तान को भी उसी में शामिल किया है जोन 1 में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वही जोन 2 में उत्तर भारत के पीजीडब्ल्यू कल्चर यानी कि लेटर वैदिक पीरियड को रखा है और उससे संबंधित एरियाज को रखा है। जोन 3 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रखा है। जोन 4 में मध्य भारत के मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाण कालीन कल्चर को रखा है, और जोन 5 में पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाणिक संस्कृति को रखा है। प्रकाश और त्रिपाठी के बाद चक्रवर्ती ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आयरन एज से रिलेटेड एरियाज के आधार पर 6 जोन्स में बांटा है। जोन 1 में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के बलूचिस्तान को रखा है। जोन 2 में गंगा यमुना डिवाइड और अपर गंगा वैली को रखा हुआ है। जोन 3 में उन्होंने राजस्थान को रखा है चक्रवर्ती ने। जोन 4 में ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत को। जोन 5 में सेंट्रल इंडिया में मालवा और बरार को रखा है। जोन 6 में उन्होंने मेगालिथिक साउथ इंडिया या विदर्भ और दक्षिण भारत को रखा है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा जो आयरन एज के हिसाब से उन्होंने की है। जैसा कि अभी मैंने ये बताया कुछ देर पहले कि साउथ इंडिया में लोहे का जो प्रयोग है वो गंगा घाटी और उत्तर प्रदेश के पहले शुरू हो गया था। लेकिन अब क्योंकि हमको ये टॉपिक बेसिकली जीएस पेपर 5 के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई को, अपने डिस्कशन के एरिया को यूपी तक ही सीमित रखेंगे। यूपी के बाहर को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये यूपी स्पेशल पेपर है। उत्तर प्रदेश में आयरन एज से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो है एटा की अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा, मेरठ की आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और अल्लाहपुर, बरेली में अहिछत्र, आगरा में बटेश्वर, इसके अलावा श्रावस्ती, कंपिल, और लखनऊ और बेलन नदी घाटी के आसपास के इलाकों से भी 2nd सेंचुरी बीसी में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमको मिले हैं। लोहे के यूज का सबसे पुराना एविडेंस उत्तर प्रदेश में एटा के पास मौजूद अतिरंजी खेड़ा से हमें मिलता है। यहाँ से लोहे के हल का फाल मिलता है, लोहे को गलाने की भट्टियां और आयरन स्लैग। आयरन स्लैग क्या होता है? जब हम लोहे को रिफाइन करते हैं, लोहे को साफ करते हैं, तो जो गंदगी या अशुद्धि निकलती है उसको आयरन स्लैग बोला जाता है। तो लोहे को गलाने की भट्टियों और आयरन स्लैग के मिलने से इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर लोहे को गलाकर उसे रिफाइन कर कर उसकी ढलाई यानी कि कास्टिंग की जाती रही होगी। अतरंजी खेड़ा से मिले लोहे के जो हमको अवशेष मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, जब उनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर लोहे के जो औजार बनाए जा रहे हैं उनको बनाए जाने में रॉट आयरन यानी कि पिटवे लोहे का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लोहे को कार्बराइज भी किया जाता था। लोहे को कार्बराइज करने का मतलब ये है कि लकड़ी के कोयले पर लोहे को रखा जाता था, जलते हुए लकड़ी के कोयले पर रखा जाता था, इससे लोहे पर जो कार्बन कंटेंट है वो डिजायर्ड लेवल तक पहुंच जाए, इसको कार्बराइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये जो लोहे के लिए जो आयरन ओर लाते थे वो आगरा और ग्वालियर के बीच जो आयरन ओर से जो प्रचुर चट्टाने हैं वहां से लेके आते थे। तो आगरा और ग्वालियर से ये आयरन ओर लेके आते थे और उसका यूज करते थे लोहे को बनाने, लोहे को प्राप्त करने के लिए। अब इसके अलावा लखनऊ के पास एक जगह है दादूपुर, और लखनऊ के पास ही राजा नल का किला है। वहीं इलाहाबाद में भी झूसी और प्रतापगढ़ के कोल्डीहवा से भी लोहे के अवशेष मिले हैं। तो लखनऊ का दादूपुर, राजा नल का किला, और इलाहाबाद का झूसी और प्रतापगढ़ का कोल्डीवा, यहाँ से भी हमको लोहे के अवशेष मिले, यानी कि ये जो साइट्स हैं ये भी आयरन एज से रिलेटेड मानी जा सकती हैं। वहीं चंदौली के पास एक जगह है मलहर। मलहर से भी हमको खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के तीर मिले हैं, और भाले का अगला हिस्सा हमको, जो भाले के आगे जो नुकीला हिस्सा लोहे का लगता है वो मिला है। तो ये भी यहीं पर इसका जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश करता है। अब जब कॉपर एज के बाद, चालकोलिथिक एज के बाद, जब लोहे का
समय आया, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उस समय के मानव के पास एक ऐसी धातु मिली उनको, जिसका वो बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये सस्ती होती थी, प्रचुर मात्रा में मौजूद होती थी और बहुत मजबूत होती थी, और इसको अपने हिसाब से ढाला जा सकता था। तो यहाँ पर लोहे के जब आया, तो उपकरणों के लिए जो धातु इस्तेमाल हो रही है, केवल उस धातु में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि लोहे के आने से क्रांति आ गई। और इसने जो सामाजिक आर्थिक विकास है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको बहुत बढ़ावा दिया। लोहे के आने से जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट है और जो हथियार है, इनका विकास हुआ। बेहतर इक्विपमेंट बनने लगे, बेहतर हथियार बनने लगे। हल, कुल्हाड़ी और कुदाल जैसे सस्ते और मजबूत लोहे के जो औजार हैं, इन्होंने कृषि, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, उसकी एफिशिएंसी में काफी इंप्रूवमेंट की। किसान अब ज्यादा भूमि पर कृषि कर सकते थे। किसान अब उन उन फसलों को भी उगा सकते थे जिन फसलों को उगाना अभी मुश्किल होता था। वो सख्त जमीन पर भी जुताई कर सकते थे, प्लोइंग कर सकते थे, और इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा। जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। और जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, व्यापार बढ़ा। और इसके बाद जब आर्थिक समृद्धि आती है, तो जो जनपद होते थे छोटे छोटे, अब जब वो आर्थिक समृद्ध हुए, तो उनका डेवलपमेंट हुआ, और जनपदों से महाजनपदों की ओर अब इतिहास हमारा बढ़ने लगा। लोहे का जो यूज है वो केवल एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मजबूत और टिकाऊ लोहे के हथियारों ने जो वार है, जो युद्ध है, उसमें भी परिवर्तन लाया। राज्यों ने अब इन हथियारों के बल पर अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, इससे भी व्यापार बढ़ा। और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जो कल्चरल आदान प्रदान है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर हम लोग देखें, तो इस पीरियड में लोहे का ये जो यूज शुरू हुआ, इससे केवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि इसे बहुत डीप सोशल इकोनॉमिक चेंज आया। और इसने कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया, सामाजिक विकास को आसान बनाया। और अब एक मूवमेंट किया किधर की तरफ, जनपद से महाजनपद की तरफ, और दूसरे नगरीकरण की नींव डाली। तो आयरन एज की शुरुआत बेसिकली उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। इस काल में विकसित हुई जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसको आर्यन सिविलाइजेशन या आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा था, और उसके पहले का प्रागैतिहासिक काल था। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो डिवीजन किया गया लिपि के आधार पर किया गया, यानी कि लिपि अर्थात स्क्रिप्ट के आधार पर जो इतिहास है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है और जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल है, इन दोनों कालों के बारे में हमें जो भी जानकारी है, वो जानकारी केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ही है, उसी के आधार पर हमको मिली है। और यानी कि पुरातात्विक स्रोतों पर ही ये जानकारी निर्भर है हमारी, क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स नहीं है, क्योंकि लिपि ही नहीं है, या हम लिपि को पढ़ नहीं सके। तीसरा जो काल है वो ऐतिहासिक काल है, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड है। हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में स्क्रिप्ट है और हम उसको पढ़ भी चुके हैं। तो ऐतिहासिक काल में, क्योंकि स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी और हम उसको पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो इस पीरियड की जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस से भी मिलती है। क्योंकि जो भी लिटरेरी सोर्स है, वो किसी भी तरीके का हो, कोई अभिलेख हो, कोई किताब हो, कोई साहित्य हो, हम उसको पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। लिटरेरी सोर्स में अगर बात करें, तो इस पीरियड में हम लोग वैदिक साहित्य की बात करते हैं। वैदिक काल में जो साहित्य रचा गया उसको वैदिक साहित्य कहा गया, और वैदिक साहित्य में वैदिक संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, और उपनिषद आते हैं। इस वैदिक साहित्य से हमको वैदिक काल की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। वैदिक साहित्य में हम एक नाम लेते हैं वैदिक संहिता। वैदिक संहिता में चार वेद आते हैं, चारों वेदों को कंबाइंडली वैदिक संहिता कहा जाता है। और ये जो चार वेद हैं, ये है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चार में से जो शुरुआती तीन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। और जो चौथा वेद है, जिसका नाम है अथर्ववेद, उसको वैदिक संहिता में तो शामिल करते हैं, वेद तो मानते हैं, लेकिन उसको वेद त्रयी नहीं माना जाता, क्योंकि ये जादू टोने वगैरह से संबंधित है, इसलिए उसको वेद त्रयी में कंसीडर
नहीं किया जाता है। वैदिक काल को मृत भांडों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बाद रखा गया है। वैसे तो अगर हम लोग देखें और कंपेयर करें वैदिक काल यानी कि आर्यन सिविलाइजेशन को और इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको ज्यादा विकसित, ज्यादा डेवलप्ड लगती है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। और जब हम वैदिक काल को देखते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो जो आर्यन सिविलाइजेशन है ये एक ग्रामीण यानी कि रूरल सिविलाइजेशन थी, जहां पर जो मेन जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, वो पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और खेती किसानी पर बेस्ड थी। जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां जो इकोनॉमी थी वो ट्रेडिंग इकोनॉमी थी। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक काल के बाद आनी चाहिए। लेकिन जो मृतभांड मिले हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भले ही ज्यादा डेवलप्ड क्यों ना हो, वो भले ही अर्बन सिविलाइजेशन क्यों ना हो, लेकिन इस मृतभांडों के आधार पर उसको रखा गया है वैदिक काल के पहले। और ये माना जाता है कि ये जो आर्य हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, ये बाहरी थे और ये भारत के बाहर से प्रवास करके भारत आए। और उनके आने को सिंधु सभ्यता के पराभव के, सिंधु सभ्यता के डिक्लाइन की एक वजह माना जाता है। लेकिन वो कहाँ से आए और बाहरी थे भी या नहीं, इस बारे में अलग अलग स्कॉलर्स का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अब क्योंकि हम ये टॉपिक जीएस पेपर 5 के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, इसलिए हम केवल उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बाकी इस टॉपिक को तो हम लोग डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब मैक्स मुलर, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने आर्यों को भारत के बाहर से आया माना है। लेकिन उनके अलावा कई विद्वान ऐसे भी हैं जिनके अनुसार आर्य बाहर से नहीं आए थे और वो मूलतः भारत के ही थे, जिनमें राजबली पांडे के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास है वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके थे। गंगानाथ झा एक और स्कॉलर है जिन्होंने ये कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास था वो ब्रह्मर्षि देश था। वैदिक साहित्य में ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना के दोआब को कहा गया है, यानी कि वो इलाका जिसका अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अगर हम राजबली पांडे और झा जी की बात करें तो इनके हिसाब से जो आर्य थे, इनका जो मूल निवास था वो उत्तर प्रदेश के एरिया में पड़ता था। अब अगर हम देखें तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में हुआ, यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास के इलाके में हुआ, उसकी सहायक नदियों के इलाके में हुआ, यानी कि पंजाब के आसपास और उसके पश्चिम की तरफ हुआ, वहीं पर ये केंद्रित था। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब में हुआ। तो अगर हम यूपी स्पेशल में वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल के एरा में हमारे पास ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है वो इस एरिया में शिफ्ट ही नहीं हुए थे, उनका मूवमेंट नहीं हुआ था। और यहाँ पर जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो जो आर्यन सिविलाइजेशन उसका एक्सटेंशन गंगा यमुना दोआब में हुआ। और हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बोला कि गंगा यमुना जो दोआब है उसी को जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य, उसमें ब्रह्मर्षि देश कहा गया। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो वेद हैं, जो वैदिक साहित्य हैं, उनमें गंगा यमुना के दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है और हिमालय से लेके विंध्य तक के एरिया को आर्यावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। और अगर हम सारी वैदिक संहिताओं को देखें तो कुल वैदिक संहिताओं में 31 जो रिवर्स हैं उनका नाम दिया गया है, जिनमें गंगा और यमुना का भी नाम है। और अगर हम वैदिक संहिताओं की बात करें तो वैदिक संहिताओं में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। खैर, अब आर्य अपने मूल स्थान से पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की ओर एक्सटेंशन करते हुए उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैल गए। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस मूवमेंट की जानकारी हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव की एक स्टोरी आई है, विदेह माधव की एक कथा आई है। और इस कथा में सदा नीरा नदी, जिसे हम आज गंडक के नाम से जानते हैं, उसका मेंशन मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है। इस कथा के आधार पर यह कहा जाता है कि आर्यों के विस्तार की जो पूर्वी सीमा थी वो गंडक नदी थी, यानी कि जो आर्य ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु एरिया में सीमित थे वह अब उत्तर वैदिक काल में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में गंडक के पश्चिम तक के भाग में फैल गए थे। लोहे का प्रयोग शुरू होने से आर्थिक विकास हुआ और छोटे छोटे कबीले जन्म में परिवर्तित हुए।
जन विकसित होकर जनपद बने और जो आगे चलकर 600 बीसी के आसपास महाजनपद बन जाएंगे। आर्य जब इस ओर गए तो वो कौशल, विदेह, अंग और मगध जनपदों से भी परिचित हुए। हालांकि अंग और मगध तक आर्यों का विस्तार नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम है उदीचीक, दक्षिणादिक, प्राचीदिक, प्रतीचीदिक और ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक। ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक बेसिकली उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विस्तारित था। इसकी पश्चिमी सीमा कुरुक्षेत्र के पास विनशन में थी, जबकि जो पूर्वी सीमा है वो इलाहाबाद के पास एक जगह है काकलवन, वहां तक थी। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र से लेके इलाहाबाद के आसपास तक का पूरा एरिया आ जाता है। और यहाँ पर जो उत्तरी गंगा का मैदान है, यानी कि नॉर्दर्न गंगा का जो प्लेन है, गंगा यमुना का जो दोआब है, इसके अलावा सिंधु और गंगा के बीच का थोड़ा बहुत भाग भी कवर हो जाता है। और इसी ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक को मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के जो छोटे कबीले जिन्हें जन कहा जाता था, वो उत्तर वैदिक काल में जनपदों में बदल गए। इसका जो मेन कारण था वो लोहे का उपयोग था। अब यहाँ पर 2 प्रमुख कबीले थे, एक भरत था और एक पुरु कबीला था। ये दोनों भरत और पुरु कबीले, या हम इसको हम जन कहें, ये मिलकर एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे कुरु कहा गया। ये जो कुरु थे ये सरस्वती और दृशदती नदियों के इलाके में बसे, और जल्दी ही कुरुओं ने दिल्ली के इलाके और गंगा यमुना जो दोआब है उसका जो ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आज कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के एरिया के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जो कुरु हैं वो पांचालों से भी मिल जाते हैं। पांचाल जो है वो गंगा यमुना दोआब के सेंट्रल एरिया में मध्य भाग में काबिज थे, जो आज का फर्रुखाबाद बदायूं के आसपास का इलाका है। इस तरह से कुरु और पांचाल जो उस काल के सबसे प्रसिद्ध जनपद थे। ध्यान रखिएगा, मैं जनपद बोल रहा हूँ, महाजनपद नहीं, क्योंकि महाजनपद अभी डेवलप नहीं हुए। यही जनपद आगे चलकर महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुरु और पंचाल जो उस काल के सबसे प्रसिद्ध जनपद थे, वो दोआब के ऊपरी और मध्य भाग में फैले हुए थे। कुरु और पंचाल को ही शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि कहा गया है, और आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। कुरु को भारतीय इतिहास का पहला राज्य माना जाता है। इसकी जो पहली राजधानी थी वो आसंदीवत थी, जो कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके में पड़ती है। बाद में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर को उसकी राजधानी बनाया गया, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु राज्य में ना तो कभी अकाल पड़ा और ना ही कभी ओले पड़े। अगर हम यहाँ के प्रमुख शासकों की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख शासक हैं वो है वल्लिक, परीक्षित, जनमेजय और निचच्छू। इतिहासकार विट्जेल के अनुसार जो परीक्षित हैं, उन परीक्षित ने और परीक्षित के पुरोहितों ने ही सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका विधिवत संकलन करना शुरू किया था। पांचाल की अगर बात करें तो क्रीवी और तुर्वस जो कबीले थे या जन थे, इन्होंने मिलकर पांचाल का निर्माण किया, पांचाल जनपद बसाया। ये उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित राज्य था, जिसकी राजधानी कामपिल्ली थी। ये जो पांचाल राज्य है ये उत्तर प्रदेश में आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में फैला हुआ था। यहाँ के शासकों में अगर देखा जाए तो प्रवाहन जाबाली, आरुणी, श्वेत केतु, शोण सात्रा शाह यहाँ के प्रमुख शासक थे, जिनमें से शोण सात्रा शाह ने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। काशी की भी जो है वो मिलता है, उल्लेख मिलता है, और वैदिक साहित्य में यहाँ के राजा अजातशत्रु का मिलता है। हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके हैं और आज भी हम लोगों ने इसकी बात की कि उत्तर वैदिक काल से ही लौह युग की शुरुआत होती है। और चित्रित धूसर जो मृदभांड हैं, जो पेंटेड ग्रेवियर, हमारे जो पॉटरी है, उसका संबंध भी उत्तर वैदिक काल से है। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल को हम बेसिकली लौह युग के नाम से भी जानते हैं, और इसको पीजीडब्ल्यू सिविलाइजेशन यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के नाम से भी कभी कभी पुकारा जाता है। अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 1000 पीजीडब्ल्यू साइट्स हमको मिल चुकी हैं, जिनमें से लगभग 40% साइट्स हरियाणा में मिली हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई सारी हमको पीजीडब्ल्यू साइट्स मिली हैं, जिनमें अहिछत्र, मथुरा, कौशाम्बी और कंपिल जो है वो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लोहे का जो सबसे पहला वर्णन हमको मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस कहा गया है। माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1000 बीसी पहले
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 700 बीसी के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे का प्रयोग पहले शुरू हुआ, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें लोहे का प्रयोग बाद में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि लोहे का इस्तेमाल शुरू करने वाले कौन लोग थे? लेटर वैदिक पीरियड के आर्यंस थे। और ये जो आर्यंस हैं, जो आर्य हैं, ये पश्चिम से मूव करते हुए पूर्व की तरफ आए। तो क्योंकि ये पश्चिम में पहले थे, तो लोहे का प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में पहले शुरू हो गया। और जब वहां से मूव करके वो ईस्टर्न यूपी में आए, तो उसके बाद ईस्टर्न यूपी में लोहे के प्रयोग की शुरुआत होती। उत्तर प्रदेश में आयरन एस से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो है एटा में तिरंजी खेड़ा और जखेड़ा, मेरठ में आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और अल्लाहपुर, वहीं बरेली में अहिछत्र आयरन एस से रिलेटेड एक साइट है यूपी की, आगरा में बटेश्वर, इसके अलावा श्रावस्ती और कंपिल जो है, यहाँ से भी आयरन एज सिविलाइजेशन के, आयरन एज कल्चर के हमको साक्ष्य एविडेंसेस मिले हैं। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो लोहे के यूज का सबसे पुराना एविडेंस उत्तर प्रदेश में एटा के पास स्थित एक जगह है जिसका नाम अतरंजी खेड़ा है, वहां से मिलता है। यहाँ से हमें लोहे के हल्का फाल मिला है, लोहे को गलाने की भट्टियां और आयरन स्लैग। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि लोहे को शुद्ध करते समय, लोहे की रिफाइन करते समय जो गंदगी निकलती है, जो अशुद्धि निकलती है, उसको आयरन स्लैग कहा जाता है। और इन सब चीजों का मिलना ये साबित करता है कि यहाँ पर लोहे को गलाया जाता रहा होगा, लोहे को रिफाइन किया जाता रहा होगा, और लोहे की कास्टिंग भी की जाती रही होगी। और हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के जो भी एविडेंसेस मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं, जब उनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर लोहे को, आज के जो औजार थे उनको बनाने के लिए जो पिटवा लोहा है, जो रॉट आयरन, उसका प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर जो लोहे के लिए जो ये आयरन ओर लेके आते थे, लौह अयस्क लेके आते थे, ये आगरा और ग्वालियर के बीच में कुछ चट्टाने, कुछ पहाड़ियां हमको मिलती थी, जहां पर आयरन ओर का कंसंट्रेशन था, वहां से आयरन ओर लेके आते थे। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो वैदिक एज की साइट्स हैं और वैदिक से रिलेटेड जो हमारे पास फैक्ट्स थे और जो बातें थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। और इतना ही रखते हैं हम लोग आज, और बाकी जो आगे की है, जैसे महाजनपद, बुद्ध और जो जैनिज्म है यूपी से रिलेटेड, GS5 से रिलेटेड, उसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।